हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सब चीजें अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। जो बच्चे यहाँ पे आज पहली बार आए उनको मैं पहले बता दूं कि स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे मैं शिवम पांडे जब भी आपके पास लेक्चर्स लेके आता हूं तो मैं सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आपके लेक्चर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। पूरे वेल डिजाइंड होते हैं क्योंकि हमें पता है कि सीयूटी एग्जाम्स में जीके जीएस की भी इंपॉर्टेंस होती है, उसके क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। कई बार बच्चे बुक खोलते और पढ़ते रहते हैं क्योंकि जीके जीएस का जो सिलेबस लिखा है लगने से लगता है सब पढ़ना है, लेकिन कितना पढ़ना है, क्या पूछा जा सकता है, ये आप मुझसे समझेंगे। पिछले 2 सालों से मैं आपको इसी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। काफी जगह पे बच्चों को पढ़ाया है और अच्छा रिजल्ट्स आए हैं। तो स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपको जीके जीएस के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो पूरा जीके जीएस का सिलेबस देखने के लिए कहीं और ना जाए। अगर आपको पता ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, शिवम सर की वीडियोस खोजिएगा, आपको वहां पे ऑलरेडी पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के सभी पार्ट्स के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल होने वाले हैं। और जैसा कि पीछे लिखा है, मतलब आप समझ चुके होंगे कि आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स का, जिसे कहते हैं शेयर मार्केट, शेयर एंड स्टॉक मार्केट। क्या पढ़ने वाले हैं? शेयर और स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। बड़ा नाम सुना है शेयर स्टॉक मार्केट का, कितने सारे यूट्यूब पे वीडियो आते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाए, शेयर से पैसा कमाए, ट्रेडिंग से पैसा कमाए, बहुत पैसा है। मतलब इतना आपने सुन रखा होगा, लेकिन आपको कई चीजें की इसमें समझ नहीं है। तो आज जान लीजिए, पहले कुछ नॉर्मल टर्म्स जानिए, उतने हाई फाई नहीं, पहले बेसिक जान लीजिए कि एग्जैक्टली ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और उसके बाद हम इन चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। और यहां पे एक वर्ड लिखा आईपीओ, जिसका मतलब होता है इनिशियल, ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये सब क्या होते हैं सर, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है और क्या नहीं होता, तो समझिए। देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंपनी, एक पूरी की पूरी ऑलरेडी सेटअप है, चल रही हैं, और एक होता है स्टार्टअप। क्या हो गया? स्टार्टअप। बहुत ज्यादा ये वर्ड आजकल सुनने को मिल रहा है। इंडिया में आधी चली हुई है, कोविड से पहले और कोविड के बाद से स्टार्टअप, मेक इन इंडिया के नाम पे कई सारे, जैसे शार्क टैंक आता है सोनी टीवी पे, आप उसको देखते हैं तो कई सारे टीवी शोज आ रहे हैं, कितने सारे नए नए स्टार्टअप आए, नई नई ब्रांड्स आई हैं, और उसको लोग यूज भी कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी रहे हैं, राइट। तो जब कोई कंपनी स्टार्टअप होती है तो स्टार्टअप में क्या होता है, स्टार्टअप में जो भी फाउंडर होगा या जो भी इनोवेटर होगा वो क्या करेगा, उसको पैसे की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है किसी भी चीज को बड़ा ब्रांड बनाने के लिए। जैसे स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, बायजूस हो गए, ये सब बड़े स्टार्टअप हैं। ये सब क्या है? बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप हैं। अच्छा सर, ये स्टार्टअप है? जी हाँ, स्टार्टअप ही अपने आप में। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो वहां से प्रॉफिट आना तो बनता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा मुनाफा कमाना है तो ऐसी कंपनी में पैसा डालो जिसके अभी शेयर नहीं आए हैं, जो भी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अगर वो चल गई तो आपको 10 गुना रिटर्न देगी, फिक्स जगह पे फिक्स, कम रिस्क पे कम पैसा मिलेगा, हाई रिस्क पे ज्यादा। तो स्टार्टअप कंपनियों में पैसे लगाए जाते हैं जहां पे हाई रिस्क होता है, और अगर कंपनी चल गई तो मत कहिए कितना पैसा इन्वेस्टर कमाता है, ठीक है। तो स्टार्टअप में क्या होता है, इन्वेस्टर्स पैसे डालते जाते हैं और उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाते जाते हैं और मार्केट को एक्सपांड करते जाते हैं, और कस्टमर के सामने उसकी एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर को अपने आप पे बांध के रखना। स्विगी जोमेटो वाले, आपको क्या होता है, पहली बार जब आप क्लिक करते हैं तो 60% ऑफ, फिर आपको कहने पे 50% ऑफ आता है, ऑफर आता है, तो क्या लगता है होटल वाला अपनी जेब से पैसा देता है? नहीं, ये तो स्विगी अपने पास से पैसा देती है, जिसे कहते हैं कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कैक कहते हैं, कि पहले कस्टमर बनाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। तो ये अपने एक्सपेंसेस दिखाते हैं, और एक वर्ड यूज किया जाता है कि बिजनेस बर्न में चल रहा है। बर्न में चल रहा है का मतलब क्या है, कि जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा खर्चा होना, महीने का 8-10 लाख का बर्न, करोड़ों का बर्न, तो बर्न, और आजकल नॉर्मल बात है इस तरह की, ठीक है। तो जब वही स्टार्टअप कंपनी पहली बार, अभी तो इन्वेस्टर से पैसा उठा रही थी, अब उसको लगता है कि मुझे शेयर मार्केट में आना चाहिए, और अब मुझे पब्लिक से पैसा लेना चाहिए, नॉर्मल पब्लिक, हमारा आपका पैसा आसान चीज नहीं है पब्लिक से लेना। तो पब्लिक पैसा कब लगाएगी, जब उस कंपनी का नाम सुनी रहे, उस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट हो।
अनसुनी पैसे कंपनी पे आप थोड़ी पैसा लगाते हैं। जैसे बायजूस बोला, स्विगी जोमेटो बोला, ये सब नाम इतने ज्यादा सुने हैं आपने कि आप जानते हो कि हाँ ये यूनिकॉर्न कंपनी है, इसमें पैसा लगाया जा सकता है, इसमें मेरा पैसा डूबेगा नहीं। जब इस तरह का बिलीव होता है और कंपनी को लगता है कि नाउ दे हैव मेड द मार्केट, नाउ दिस टाइम टू टेक द मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड वी विल अर्न, अगर हम पैसे कमाएंगे तो पब्लिक को भी पैसे प्रॉफिट में रिटर्न करेंगे। तो उस टाइम पे जब कंपनी अपना पहली बार शेयर रिलीज करती है, उसी को कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और पहली बार मार्केट में आए तो उसे क्या कहा गया? प्राइमरी मार्केट। क्या बोला गया? प्राइमरी मार्केट। सिंपली इस कहिए, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर रिलीज करती है, शेयर रिलीज करती है शेयर बाजार में, तो उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये हो गई मेरी प्राइमरी मार्केट। अच्छा तो फिर सेकेंडरी क्या है? अच्छा आपने सुना होगा कि भाई आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है, ओके, और उसने क्या किया? अपने शेयर बेच दिए। शेयर क्या कर दिए? सेल कर दिए आपको। ही सोल्ड हिज शेयर टू यू, और आपने खरीद लिए क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में। इसका मतलब क्या? एक बार ये शेयर मार्केट में आ गया और मैंने खरीद लिया, मान लो भाई मैंने खरीद लिया, अब मैं उस शेयर को चाहे अपने फ्रेंड को बेचूं, चाहे अपनी फैमिली को बेचूं, चाहे जिसको बेचूं, किसी को भी बेच सकता हूं। इस पे इस कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। कंपनी का अब उस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं किसको बेच रहा हूं। कंपनी से मैंने ले लिया, अब मैं इसको कहीं भी बेचूं, तब इस पे क्या आता है? इसी को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। जब उसी शेयर्स की रीसेलिंग करते हैं, अब शेयर के भाव बढ़ेंगे तो आप होल्ड करके रखोगे, अगर घट रहे हैं, लगता है घाटा है, तो सेल कर देते हो। या कोई आपको लगता है किसी और कंपनी में पैसा डालना चाहिए, पैसे कम है, तो आप इसको शेयर करके फिर उसमें डालते हो। तो इस तरह से जब उसी शेयर्स को हम घुमा फिरा के बेचने लगते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। तो आज से आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि शेयर मार्केट में प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होते हैं, स्टार्टअप क्या होते हैं, कैसे स्टार्टअप आईपीओ में बदलते हैं। कोई भी स्टार्टअप अगर अपना आईपीओ लेके आ गया और उसका आईपीओ सक्सेसफुल है, तो समझ लीजिएगा कि वो स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है, या इस स्टार्टअप में पैसा लगाने लायक है, स्टार्टअप उसके शेयर खरीदने लायक हैं। क्योंकि पब्लिक अपना पैसा 10 रुपए भी ऐसे नहीं देती, बहुत सोच समझ के लगाती है। इन्वेस्टर का तो काम ये पैसा लगाना, तो वो तो लगाएंगे, लेकिन पब्लिक का पैसा आसान नहीं है। कई स्टार्टअप, बड़ी बड़ी स्टार्टअप जैसे ही अपना आईपीओ रिलीज करती हैं, आईपीओ मार्केट में फेल हो जाता है, और फेल होने के साथ साथ उनकी सारी पोल खुल जाती है, क्योंकि रॉन्ग डेटा दिखा के, रॉन्ग प्रॉफिट दिखा के क्या करते हैं? वो शेयर मार्केट में आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं? पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन सारी पोल वही खुल जाती है जब आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे आज टर्म जानेंगे। तो इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूं, तो रुके रहिएगा वीडियो में। आज का लेक्चर आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसी में समझते हैं। तो आपको प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट समझ में आ गई। अब मैं आपको बारी बारी से कुछ टर्म्स बताऊंगा। सारे टर्म्स को जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसी तरह से नोट्स पे लिखते जाना है, रुकना नहीं है। क्या करना है आपको? इन नोट्स पे लिखते जाना है, ताकि आपका नोट्स बन जाएगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो सारे नोट्स को आपको क्या करना है? लिखते जाना है। तो चलिए अब समझते हैं। अब दो तीन चीजें मैं यहां पे लिखूंगा। जैसे मैंने कहा ब्रोकर्स, ये बहुत जरूरी है। ब्रोकर्स, आप कह सकते हो दलाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा क्या कहेंगे आप कहेंगे ब्रोकर्स के अलावा सर आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स ये क्या होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन क्या होता है? इसके अलावा दो तीन चीजें और समझेंगे। तो चलिए इन सारी चीजों को हम पहले समझ लेते हैं। और इंडेक्स क्या होते हैं? ये तीन चीजें, चार चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो अब समझिए क्या होते हैं। ब्रोकर का मतलब क्या होता है? भाई नाम से लगा कि दलाल, बिचौलिया। भाई एक कंपनी आपको नहीं जानती और आप क्या है? बायर है, उसके सेलर, आप बायर हैं, आप खरीदने वाले हैं। तो आपके बीच में जो आएगा ब्रोकर, ब्रोकर ना घाटे में नहीं रहता, वो थोड़ा कमीशन आपसे भी लेगा और थोड़ा कमीशन आपसे भी लेगा। तो ब्रोकर का काम ही क्या है? लेस रिस्क पे पैसे कमाना। जैसे आप कोई फ्लैट लेने जाते हो तो ओनर से भी लेता है और आपसे भी लेता है, तो ये ब्रोकर का काम है। इनके बिना
दलाल स्ट्रीट होती है, दलाल स्ट्रीट है मार्केट, बॉम्बे के स्टॉक मार्केट में, तो दलाल स्ट्रीट होती है, मतलब यहाँ पे ये पैसे कमाते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐप चलते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एंजल ब्रोकिंग ऐप, ओके, A1 ब्रोकिंग ऐप। तो ये ब्रोकिंग ऐप क्या है, ये ऐप वहाँ है जहाँ पे वो रजिस्टर्ड कंपनियों के शेयर दिखते हैं और आप एज ए बायर जाके उनकी शेयर्स को खरीदते हैं। और ये क्या लेते हैं, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, आपका रजिस्ट्रेशन का 200 प्लस, डिपेंड करता है 20 रुपये, 30 रुपये कैसे शेयर्स लेते हैं, और करोड़ों लोग उस पर डील करते हैं। तो वो ब्रोकिंग ऐप भी अपने आप में क्या है, ब्रोकर है। बिना ब्रोकर के ये काम चलता ही नहीं है। पहले ऑफिस पे ब्रोकर बैठे रहते थे, वो फॉर्म वगैरह भरते थे पहले के टाइम में। अब तो क्या हो गया, स्मार्ट टाइम आ गया है, एंड्रॉइड का टाइम आ गया है, तो ऐप पे चल जाता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होते हैं, तो देखिए भाई, कोई कंपनी क्या अपना आईपीओ रिलीज करती है, लेकिन आपको पता है इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगा रखा है, तो जो शेयर इन्वेस्टर्स, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स अपने पास रखते हैं, जो शेयर्स इन्वेस्टर अपने पास रखते हैं, उसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर। जैसे भाई सेफ्टी के लिए वो सारे शेयर नहीं देंगे, कुछ इक्विटी अपने पास रख लेंगे कि ये शेयर तो हम रिलीज भी नहीं करने देंगे, तो इन्हीं को क्या कहेंगे आप, ये क्या होता है, अपने पास रखते हैं, कंपनी के पास नहीं होते हैं, कंपनी के पास नहीं होते, कंपनी के पास नहीं होते, ये किसके पास होते हैं, इसकी ओनरशिप इसी इन्वेस्टर के पास होते हैं। तो आप कह सकते हैं इस कंडीशन में सर क्या है, ये आउटस्टैंडिंग शेयर है। जिस तरह से चीजें लिखी जा रही हैं, इतनी ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख लेना है, चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहेंगी आपको। ओके, अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन। तो कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ अ कंपनी। ओके, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं, तो आप कहेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर, ये जो मार्केट में रिलीज नहीं किए गए और इन्वेस्टर्स ने अपने पास ये शेयर्स रख लिए, इनकी वैल्यूएशन, मान लीजिए भाई कि इन्वेस्टर ने 1 लाख शेयर अपने पास रख लिया और हर एक शेयर की वैल्यू 50 रुपीज है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा उसी को कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इजी है। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जो शेयर क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं, उनके बारे में कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स को जब जो इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, जब हम उनकी वैल्यूएशन निकालते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बेसिकली कैपिटलाइजेशन। तो आई होप आपको ये चीज बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ और टर्म्स को जानेंगे, बारी बारी से सारे टर्म्स को हम बहुत अच्छे से देखेंगे इसी एक स्लाइड पे, और आपको चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर होंगी कि नेक्स्ट टाइम से अगर आपके पास शेयर मार्केट से और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आपने सुना नहीं है या समझा नहीं है, आपको याद आएगा कि अच्छा भाई शिवम सर ने ये चीज़ मुझे बताई थी। अब हम बात करेंगे इंडेक्स की। भाई इंडेक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो इंडेक्स क्या होता है, एक तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, डाटा रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन कैसे सर, फिर भी समझाओ मुझे कि कैसे डाटा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आपने ऋतिक, ठीक है, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी सुपर 30। अब सुपर 30 से मतलब आप क्या समझते हो, जब मैंने बोला सुपर 30, तो आप सभी को याद आ गया होगा कि सर आनंद सर जो हैं पटना के, आनंद सर जो पटना के हैं, किसकी तैयारी करवाते हैं, आईआईटी के। तो वो 30 बच्चों की तैयारी, 30 बच्चे उनके जो सेलेक्ट, 30 बच्चों के टॉप 30 बच्चों का बैच चलाते हैं, जो कि आईआईटी में क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। तो जैसे ही आपके ने सुपर 30 सुना, आपके माइंड में किसका नाम आएगा, आनंद सर पटना, किसके लिए, आईआईटी के लिए। ये एक तरह का इंडेक्स हो गया कि सुपर 30 उनका इंडेक्स है, जब भी वो सुपर 30 की बात करेंगे। तो इसी तरह से शेयर मार्केट में आप दो वर्ड सुनते हो, सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी। तो भाई सेंसेक्स और निफ्टी है क्या, सिर्फ ये भी दो इंडेक्स हैं, दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के। देखिए भाई सारी कंपनियां हैं,
तो अब हर कंपनी के पास जाके शेयर नहीं ना करोगे, ये रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में, जहां पे सारी कंपनियों के शेयर रजिस्टर्ड होते हैं, कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, वहां पे शेयर्स दिखाए जाते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंडेक्स का एक नाम रखती है। जैसे कि मान लीजिए ये स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, और स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये कुछ बैच चलाता है कि लाइक टॉप 20। अब टॉप 20 का मतलब स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में जो टॉप 20 बच्चे इनके सेलेक्ट होते हैं एग्जाम से, उसकी बात है। तो कहीं पे भी आपने अगर आपने टॉप 20 नाम सुना है तो आपके माइंड में हिट करेगा, अरे ये तो स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के बारे में, यहाँ के टॉप 20 बच्चों के जो सिलेक्शन हुए हैं उनके बारे में है। तो इस तरह से इसको टॉप 20 कहा गया। यही होता है इंडेक्स का मतलब। मैं अभी आपको इंडेक्स समझा रहा हूं, मुझे आपको निफ्टी और सेंसेक्स को और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए इंडेक्स डाटा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है जिसमें एक पर्टिकुलर नाम एक पर्टिकुलर कंपनी से बिलोंग कर जाता है। तो वो नाम देखते ही आप समझ जाते हो कि ये इस कंपनी के डेटा के बारे में बात कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं बेटा, इंडेक्स करते हैं। तो जैसे बात करें कि सेंसेक्स बीएसई का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा रिप्रेजेंटेशन है, और निफ्टी किसका है, एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। अब बीएसई और एनएसई क्या है ये जान लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर बीएसई क्या है और एनएसई क्या है। तो चलिए अब समझते हैं। ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के। यहीं से इंडियन स्टॉक मार्केट मैक्सिमम डील होता है, करोड़ों अरबों की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, शेयर्स हैं, वो सब बीएसई और एनएसई के होते हैं, और बीएसई और एनएसई से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको बीएसई और एनएसई की नॉलेज होनी चाहिए, ना भी पूछे जाए नॉलेज तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये पूछे भी जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट इन इंडिया, स्टॉक मार्केट इन इंडिया, ये इंडिया की स्टॉक मार्केट है, याद रखिएगा, वर्ल्ड की नहीं है। वर्ल्ड के बारे में भी अभी हम अभी पढ़ेंगे। इसमें आता है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक सबसे पुराना है इंडिया का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब मतलब इंडिया में सेबी वगैरह नहीं आई थी, इंडियन गवर्नमेंट का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, तब से ये चलती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुरानी है। इसके अलावा आती है एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनके बारे में अच्छे से याद रखिए और लिखते चलिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके नोट्स बनते चले जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इसको रिवाइज करना, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपके नोट्स बन रहे हैं। तो क्या होता है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, और एक क्या होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो जैसे मैंने ये बहुत पुराना है, तो 1875 के स्टैब्लिशमेंट है। हालांकि 2002 में इसको सेबी ने रिकॉग्नाइज करके एकदम उसको नेशनलाइज कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग तो इसकी 1875 से है। और इसकी बात करें तो ये 1992 में बना है। ये कब बना है, 1992 में बना है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये बिगेस्ट है। ये क्या है, ये बिगेस्ट है, क्योंकि पुराना है तो बिगेस्ट है। ओके, इसकी बात करें तो यहाँ पे 5000 प्लस कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, 5000 प्लस कंपनीज आर रजिस्टर्ड। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं कि यही दो हैं, यही दो नहीं है, इंडिया में इससे ज्यादा भी हैं, साउथ में भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है यहीं से होती है। इनका भाई नाम है तो मुंबई में इनका हेड ऑफिस होगा। कहाँ, मुंबई हेड ऑफिस है। वैसे हेड ऑफिस तो इसका भी मुंबई में है, प्लस अलग अलग जगह छोटे मोटे ऑफिस होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। और इसका जो इंडेक्स है, ये याद रखिएगा, क्या है, इंडेक्स, इसे कहते हैं सेंसेक्स। क्या कहते हैं, सेंसेक्स कहते हैं, सेंसेक्स 30। सेंसेक्स 30 का मतलब इसके टॉप 30, जो 100 बिगेस्ट 30 कंपनी है जो इसकी हैं, इसमें रजिस्टर्ड है, उनका शेयर दिखाता है। जैसे देखते हैं हम लोग कहते हैं आज निफ्टी इतना डाउन गया, आज सेंसेक्स में उछाल आया। देखिए जब कंट्री की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो सबसे ज्यादा कैपिटल इक्वायर करती है ना, सबसे ज्यादा पैसा कवर करती हैं बड़ी कंपनियां। तो अगर वो अच्छी चलेंगी तो हम मान लेंगे कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी चल रही है, मार्केट अच्छी चल रही है। उसी हिसाब से सेंसेक्स का मतलब होता है टॉप 30 कंपनी विच आर रजिस्टर्ड। आप लिख लीजिए, सेंसेक्स का मतलब टॉप 30 कंपनीज, कंपनी शेयर्स जो बीएसई में रजिस्टर्ड हैं, जो बीएसई में रजिस्टर्ड है। तो जो बीएसई में रजिस्टर्ड टॉप 30 कंपनीज होती हैं, उनके बारे में जो भी शेयर का डेटा होता है वो क्या होता है, सेंसेक्स 30। तो आई थिंक आपको सेंसेक्स 30 समझ में आ गया। बीएसई का इंडेक्स है, डिपेंड ऑन द 30 स्टॉक्स। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी,
तो ये टॉप, ये बिगेस्ट है, ये टॉप इन द वर्ल्ड है। ये क्या है? टॉप इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में टॉप पे है किस मामले में? 5000 प्लस कंपनी रजिस्टर्ड है। तो बीएसई वर्ल्ड में टॉप पे आता है रजिस्टर्ड कंपनीज के मामले में। तो बीएसई को भाई बिगेस्ट का मतलब यही हो गया इन सेंस में कि टॉप इन द वर्ल्ड इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में 5000 प्लस कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है। तो बीएसई समझ में आ गई। एनएससी के बारे में जान ले। तो ये बात करते हैं एनएससी के बारे में। आपने बीएससी लिख लिया होगा, एनएससी के बारे में बात करते हैं। तो जब आप एनएससी के बारे में बात करेंगे तो एनएससी के बारे में ये तो पता चल गया 1992 में है, हेड ऑफिस इसका बॉम्बे में ही होगा, नो डाउट। इसके बारे में बात करेंगे तो इसकी आती है निफ्टी 50। क्या आती है? निफ्टी 50। तो आप कहेंगे सर ये जो निफ्टी 50 है, एक्चुअली वाई कैपिटल ही होना चाहिए, इसमें सारे कैपिटल है। निफ्टी 50 इसका मतलब क्या हो गया कि टॉप 50 स्टॉक्स, टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ एनएससी। एनएससी में रजिस्टर्ड कंपनियों के टॉप 50 कंपनियों के जो स्टॉक्स होते हैं वो कहां दिखाए जाते हैं? इसमें एनएससी में। तो जब निफ्टी बताया जाए तो आप समझ लीजिए उन कंपनियों के बारे में बात की जा रही है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ये इंडिया की बिगेस्ट है, इंडियाज बिगेस्ट इन टर्म ऑफ कैपिटल मार्केट, इन टर्म ऑफ कैपिटल मार्केट। तो सर कैपिटल मार्केट क्या है जरा ये भी समझा दो। ठीक है, बता देते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या फर्क होता है। दो तरह की मार्केट होती है, जैसे नाम लिखा है वैसे मैं सब समझा दूंगा, फिलहाल ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैपिटल मार्केट क्या होती है और फाइनेंशियल मार्केट क्या होती। ठीक है, ठीक है। तो फाइनेंस मार्केट जान लीजिए, कैपिटल मार्केट जान लीजिए। ओके, ओके, चलिए ये हो गया। आते हैं अब जानते हैं हम कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है। एक सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको एक लाइन में समझाऊंगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट क्या है। देखिए समझते हैं इसको। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट क्या है भाई, फर्क क्या है? एक सिंगल लाइन में इसको आप समझ लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा डिटेलिंग जानने की जरूरत नहीं। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म्स लेंडिंग और बोरोइंग्स चलती हैं। लॉन्ग टर्म्स लेंडिंग एंड बोरोइंग्स मतलब उधार देना या लेना एक साल से ज्यादा। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। अगर एक साल से ज्यादा की उधारी वगैरह चलती है सिक्योरिटीज की, मनी की, तो उसे आप किस में डालते हैं? कैपिटल मार्केट में डालते हैं। ठीक है, और सीधी बात है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, जब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एक्सचेंज होता है इसे हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट। इसे क्या कहते हैं? मनी मार्केट। लेस देन अ ईयर, लेस देन अ ईयर, एक साल के अंदर आपको इन चीज़ों को जो भी लैंडिंग्स और बोरोइंग्स है उसे क्लियर करनी होती है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मनी मार्केट। तो आई थिंक कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इससे ज़्यादा डिटेलिंग जानने की ज़रूरत तो ऐसे है नहीं, बट अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं इसको बाद में भी बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट 1 ईयर से, तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल की नीड होती है। ये किस कब यूज किया जाता है? फिक्स्ड कैपिटल के लिए। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई कि मशीन लगानी है, बिल्डिंग लगानी है, जो ऐसी चीजें जो लॉन्ग टर्म में चले तो उसके लिए फिक्स कैपिटल होती है। और मनी मार्केट का मतलब क्या? शॉर्ट टर्म में पैसा उधार लेना है, तो ये वर्किंग कैपिटल, ये किसके लिए वर्क करता है? वर्किंग कैपिटल की भाई आज पैसे कम है, कंपनी चलानी है, पैसे नहीं है, तो मुझे को कुछ पैसे उधार चाहिए या कुछ पैसे मार्केट से उठाने हैं। तो वर्किंग कैपिटल कौन देता है? मनी मार्केट। और फिक्स कैपिटल के लिए कहां पे जाते हैं? कैपिटल मार्केट। क्योंकि फिक्स कैपिटल में हैवी इन्वेस्टमेंट होती है और वो 1 ईयर में चुका पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम किधर जाते हैं? इस तरह की मार्केट के करीब जाते हैं। तो आरबीआई, तो सवाल ये कैपिटल मार्केट कौन देखता है? कैपिटल मार्केट देखती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको।
और मनी मार्केट कैपिटल मनी मार्केट कौन देखती है? आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो आपको याद रखना है आरबीआई क्या देखती है? मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट कौन देखता है? सेबी देखता है। इस हिसाब से चीजें आपको याद रहेंगी, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे चीजों को याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं कि सेबी आई गई है, तो मैं सेबी के बारे में आपको बता दूं। आरबीआई के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, तो अगर प्रीवियस वीडियो में बता दिया है तो वहां जाने का कष्ट करें, एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियोस देख लीजिए। चलिए सेबी के बारे में जानते हैं कि सेबी क्या है। इसके बाद मैं कुछ और भी चीजें आपको बताऊंगा, फिलहाल सेबी के बारे में जान लेते हैं। चलिए सेबी क्या है देख लेते हैं। देखिए भाई, जब स्टॉक मार्केट हमारे यहाँ स्टार्ट हुई तो इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होते थे। कोई स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट बॉडी नहीं थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं था। तो बहुत सारी फर्जी कंपनियां आती थी और पब्लिक का पैसा लेके भाग जाती थी। पब्लिक का काफी लॉस होने लगा, तो गवर्नमेंट को लगा कि हमको इस पे कुछ लगाम लगानी चाहिए, आखिर पब्लिक का पैसा तो डूब रहा है, इससे तो गवर्नमेंट से भरोसा उठ जाएगा और कैपिटल मार्केट से भरोसा उठ जाएगा तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं होगी अगर पब्लिक का पैसा नहीं लगेगा, बाहर से इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो 1988 में क्या बनाया गया? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ओके, सेबी बनाए गए। जैसे पहले क्या चलता था? प्राइस फिक्सिंग, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग, इसके बारे में आपको बताऊंगा, वायलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रूल रेगुलेशन एंड डिले इन द डिलीवरी ऑफ शेयर्स। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको सॉल्व करने के लिए सेबी लाए। अब सेबी के परमिशन के बिना कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, और मैं फिर से बता रहा हूं कि सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और शॉर्ट टर्म में जो मनी मार्केट होती है वो आरबीआई रेगुलेट करती है, याद रखिएगा। तो एट प्रेजेंट 17 स्टॉक एक्सचेंज आर करेंटली ऑपरेटिंग इन इंडिया, जिसमें से मैंने आपको 2 स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया जो मेन इंपॉर्टेंट थे। वो क्या थे? बीएसई और एनएससी। बीएसई और एनएससी के बारे में मैंने आपको बता दिया, राइट। तो है इन इंडिया इंक्लूडिंग एनएससी और बीएससी, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। 17 में बहुत सारे छोटे छोटे भी हैं, लेकिन दे ऑल हैव टू फॉलो द गाइडलाइन ऑफ सेबी। सेबी कुछ को रिजेक्ट भी कर देती है अगर पाती है कि वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं या उतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें पावर्स ऑफ सेबी की। सेबी की पावर्स क्या क्या है? सेबी की पावर्स क्या क्या है? सेबी क्या क्या कर सकती है? तो भाई बहुत सारी पावर है। सेबी गॉट द पावर टू रेगुलेट एंड अप्रूविंग बाय लॉज टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी होता है वो सेबी के परमिशन के अकॉर्डिंग ही होगा। सेबी बिकम empowered टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ एंड रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। ये जो शेयर मार्केट में वर्क करते हैं, सेबी के पास पूरा रिकॉर्ड है कि जब चाहे इनकी चीजों को क्रॉस चेक सेबी कर सकती है अगर कोई डाउट हो। इट कुड कंस्ट्रेन कंपनीज फॉर गेटिंग लिस्टेड। और हाँ, अगर किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड होना है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना है, तो उसको सेबी के पैरामीटर्स को पार करना है। अगर नहीं कर पाएगा तो उस पर स्टॉप कर दिया जाएगा। इट कुड ऑल्सो हैंडल द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर। कौन सा भाई ब्रोकर बनने के लिए, कौन सी कंपनी ब्रोकर बनने के लायक है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं, वो सारी की सारी चीजें उसको सेबी के पैरामीटर फॉलो करने के बाद ही होते हैं कि भाई पब्लिक का पैसा है। हेड ऑफिस कहाँ है भाई? हेड ऑफिस देखिए हमेशा आपको मुंबई में ही मिलेगा, और इसके अलावा रीजनल ऑफिस इसके दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में है। तो हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है। बात करते हैं इसके हेड की, तो इनके हेड करंट में कौन है? आप देख सकते हैं मिस्टर अजय त्यागी है। हालांकि ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, तो देख लीजिएगा अपडेटेड वन में जब आपके एग्जाम्स के पास आएगी। इसकी बात करें तो हम इनकी नॉमिनेशन कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें भी अभी आपको मैंने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था, तो उन्हीं के नाम पे होगा, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। इसमें 8 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। 8 बोर्ड मेंबर्स में से 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय यूनियन। तो 2 मेंबर्स कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री के 1 मेंबर कहाँ से आएंगे? आरबीआई से आएंगे, ताकि सबको भाई थोड़ा बहुत आइडिया रहे। बाकी के 5 मेंबर कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो 2 मेंबर फाइनेंस से, 5 मेंबर यहाँ से, तो 5 5 2 7 1 8, ऐसे 8 मेंबर्स की कमेटी होती है सेबी की। बाकी वर्कर्स तो काफी सारे होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इनका? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सीधी बात है कि शेयर मार्केट में जो भी हो, शेयर मार्केट को कंट्रोल, शेयर मार्केट क्या है? कंट्रोल शेयर मार्केट एंड रन इट प्रॉपरली, एंड रन
इट प्रॉपरली, भाई शेयर मार्केट को रन करना है, ठीक है। तो ये तो इजी है। अब बात करते हैं इसके अलावा सेबीज इंपॉर्टेंट रूल्स इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ये क्या क्या करती हैं देखिए। एक तो मैंने इशू ऑफ सिक्योरिटीज, मैंने आईपीओ बताया, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड एफपीओ बताया, कि फिर उसके बाद जो भाई आईपीओ तो आया, लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट में गया वही शेयर, तो उसके भी रिकॉर्ड्स को देखना, उसकी भी रेगुलेशन को ढंग से देखना, उसको एफपीओस कहते हैं, ठीक है। तो यहां से चलता है। इसके अलावा ये देखना है कि जो प्लेयर्स इन द कैपिटल मार्केट जो हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, तो भाई देखिए जब तक मार्केट में ट्रेडर नहीं रहेगा, अगर ट्रेडर नहीं रहा तो मार्केट तो चलने से रही। तो ट्रेडर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ट्रेडर कब आएगा? जब उसको सिक्योरिटी रहेगी। तो उसके लिए इनको फिक्स करना है कि भाई मार्केट में ट्रेडर की सिक्योरिटी रहे, इस तरह का कोई क्राइम ना हो, ना हो तो ये ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो भाई सबके पैसे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ सेबी जान लीजिए थोड़े बहुत कि क्या क्या है। प्रोटेक्टिव फंक्शंस, सीधी बात है कि किसी भी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरह के अनफेयर प्रैक्टिस से। रेगुलेटरिंग फंक्शन, सीधी बात है कि सेबी मॉनिटर करती है ना फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट को कैसे अंदर आना है, क्या पैरामीटर्स होंगे, कैसे कोई कंपनी लिस्टेड होगी, कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड होगी, कभी कोई कंपनी अगर गड़बड़ हो जाती है कुछ फाइनेंशियल, तो उनकी मर्जिंग कैसे करानी है, ये सारी चीजें। डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन, और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में नए नए रेगुलेशन ला के ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को बाहर से इंडिया में खींचना है, और इस मार्केट को कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन किस में आएंगे? सेबी के फंक्शन में आएंगे। तो सेबी के बारे में आपने नॉमिनल जान लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट स्लाइड पे क्यों आते हैं? क्योंकि अभी तो हमें वहां पे बहुत कुछ पढ़ना है। तो सेबी का नाम आ गया तो मैंने आपको बता दिया, और आरबीआई के बारे में मैंने क्योंकि आपको पहले ही बताया हुआ है। तो ये तो हो गया कि चलो भाई मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट हो गए हमारे पास। अभी बहुत कुछ जानना है। तो अब हम जानेंगे कि क्या इंडिया के अलावा वर्ल्ड में भी कुछ टॉप है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वर्ल्ड में कुछ टॉप स्टॉक एक्सचेंज के नाम बताइए जो वर्ल्ड में चलते हैं। तो कुछ यूएसए, कुछ अदर कंट्री के जान लेते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। ये वर्ल्ड में है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इसको आप क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में? आप कहेंगे NYSE या NSE कह सकते हैं। NY तो नहीं कहते, NSE कहते हैं शायद, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जान लीजिएगा, ठीक है, न्यूयॉर्क। और इसका इंडेक्स का नाम है डो जोन्स। इंडेक्स पूछे जाते हैं, सीधी बात है। तो याद रखिएगा डो जोनस, ये इसके इंडेक्स का नाम है। अब इसमें जो भी 30-40 कंपनी लिस्टेड होंगी वो होंगी। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये क्लियर नहीं कि कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये कहाँ के हैं। उसके अलावा यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का, यूके का लंदन स्टॉक एक्सचेंज। यूके का क्या है? यूनाइटेड किंगडम का लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें क्या, कौन सी इसके इंडेक्स का क्या नाम है? तो जो इंडेक्स का नाम है उसे हम कहते हैं FTSE 100। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं FTSE 100, FTSE 100, ये इसके स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। इसके अलावा जापान का लिख लीजिए, जापान में टोक्यो एक स्टॉक एक्सचेंज है, और उसका नाम है निकी आता है उसका नाम, NIKKEL, निकल आता है 225, निकल 225। तो ये नाम है इंडेक्स के, ये उसके इंडेक्स के नाम है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं सारे तो नहीं लिखूंगा यहाँ पे, बट आप इतने में समझ जाएंगे तो चीजें आपके लिए इजी होंगी। निकी 225, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? कुछ पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज थे, तो इनके नाम लिख लीजिएगा तो आपके लिए इजी रहेंगे। थोड़ा बहुत याद रहना जरूरी है, एक दो का नाम याद रहेगा तो कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी हमें इसमें क्या पढ़ना है? अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म शेयर मार्केट से रिलेटेड। शेयर मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं, अब हम उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है। तो आते हैं, अब हम कहेंगे
टर्म्स यूज्ड इन स्टॉक मार्केट, टर्म्स यूज्ड इन स्टॉक मार्केट आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि कई चीजें आप, दो तीन चीजें तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपको नहीं पता है, जैसे बुल मार्केट, बेयर मार्केट, डे ट्रेडिंग, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, डे ट्रेडिंग। इसके अलावा और क्या होता है भाई, इसके अलावा भी काफी कुछ होते हैं, डे ट्रेडिंग होती हैं, डिविडेंड होना चाहिए, हेज होना चाहिए, डिविडेंड, हेज, गिल्टेज मार्केट, गिल्ट एज मार्केट, ये क्या है भाई सर? इसके अलावा और क्या बताने वाले हो आप? आपको बता देते हैं पोर्टफोलियो, एक जान लीजिए पोर्टफोलियो क्या होता है, नाम सुना है बट यहाँ पे पोर्टफोलियो का मतलब अलग होगा। चलिए अब समझते हैं इनके में क्या है। देखिए बुल का मतलब होता है जो मार्केट के ग्रो करने पे अर्न करे, मार्केट के ग्रो करने पे अर्न करे, या जो मार्केट के ग्रोथ का इंतजार करता है, ग्रो करने पे अर्न करे, उसे कहते हैं बुल। जो मार्केट को रफ्तार में लगते हैं, मार्केट को बढ़ा के रखते हैं, मार्केट को रफ्तार में रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या आता है, इसके अलावा आता है मतलब बुल टर्म को आप कह सकते हो एक तरह से लॉन्ग टर्म राइज कह सकते हो, क्या कह सकते हो, लॉन्ग टर्म राइज। वो बुल का फिगर बना होता है ना, तो जो बुल का फिगर बना होता है तो जब उसको रेस में दिखाते हैं, इसका मतलब मार्केट अच्छी कंडीशन में है, लंबे टर्म में जा रहा है, तो उसे आप उसको क्या कहते हो, लॉन्ग टर्म राइज कहते हो। इसके अलावा अगर आपको बियर की बात करें तो बियर का मतलब क्लियर हो गया कि अ बियर मार्केट डिस्क्राइब अ लॉन्ग टर्म डिक्लाइन, आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। जब मार्केट काफी दिन से नीचे की तरफ जा रहा हो तो वो बुल का ऐसे डाउन रहता है, तो उसे बेयर कहते हैं, लॉन्ग टर्म डिक्लाइन कहते हैं। इसके अलावा डे ट्रेडिंग क्या होती है, तो बाइंग एंड सेलिंग इन द सेम डे, नाम से ही पता है कि बाइंग एंड सेलिंग इन द सेम डे, एक ही दिन में जो सिक्योरिटीज और शेयर्स की सेलिंग वगैरह हुई है, खरीदारी और जितना खरीदा है जितना बेचा है, वो जब आप देखेंगे तो उसे आप कहते हैं क्या, आप कहते हैं उसको डे ट्रेडिंग। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट गिवन बाय द कंपनीज, प्रॉफिट गिवन बाय द कंपनीज टू देयर शेयर होल्डर, टू देयर शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि आपने रिलायंस का शेयर लिया और रिलायंस ने अच्छी ग्रो की उस साल, तो जितने परसेंट का ग्रो किया, तो क्योंकि आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तो आपका पैसा है ना, आपका पैसा भी तो ग्रो हो रहा है, तो जो प्रॉफिट आया तो शेयर का पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया वो भी कंपनी अपने शेयर पे, अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करती है, उसी को कहते हैं डिविडेंड। आप कहीं पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, कि जब कंपनी की ग्रो होगी तो आपका शेयर भी ग्रो होगा, तो आपको उसके पैसा मिलेंगे। तो डिविडेंड क्या होता है, जब कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो शेयर पे, आपके शेयर पे जितना आपका एक्स्ट्रा पैसा बना उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जब वो आपको मिलता है, तो उसी को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। हेज क्या होता है, हेज जो होता है रिस्क मैनेजमेंट है, ये क्या है, एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है भाई, कि जब आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो, किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, उस टाइम एटलीस्ट आप कैलकुलेट करो कि कितना रिस्क है, क्या पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी 60-70% से ज्यादा है प्रॉफिट की, 30% लॉस की है, तो आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। और अगर भाई वही अपोजिट हो जाए कि 30% पॉसिबिलिटी है सक्सेस होने की, 70% लूज करने की बात आती है, तो आप क्या करते हो, पैसा नहीं लगाते हो। तो हेज क्या है, हेज एक रिस्क मैनेजमेंट टैक्टिक्स है, जिससे कि शेयर इन्वेस्टर्स उसको देखते हैं और समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग पैसा मार्केट में लगाते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर आपको जानना है तो एक और वर्ड आता है जिसे आप जान लीजिए, कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है वो समझ लीजिए, ये सब आपने शायद लिखा होगा, नहीं लिखेंगे तो फिर अच्छा गिल्ट एज मार्केट, बाकी है, रुक जाइए, गिल्ट एज मार्केट, ये तो मैं आपको समझाता हूं अभी कि क्या है, तब तक इनको इरेज कर देता हूं, ठीक है। गिल्ट एज मार्केट और पोर्टफोलियो क्या होता है ये भी समझते हैं, और कॉल मनी क्या होती है ये भी समझते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, गिल्ट एज मार्केट व्हेन, देखिए सुनिए, वो मार्केट
वो मार्केट जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग करते हैं, सिक्योरिटीज की बाइंग या सेलिंग होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग या सेलिंग, जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भाई आरबीआई के केस में आपको बताया था मैंने कि ओपन मार्केट, इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहते हैं, तो उसी को गिल्टेज मार्केट कहते हैं कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो उसे क्या कहते हैं, किसके थ्रू, कॉमर्शियल बैंक के थ्रू। डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं बेचती, कॉमर्शियल बैंक के थ्रू जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को बाई या सेल करती है तो उसी को गिल्टेज मार्केट कहा जाता है, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन की जगह आजकल जब भी क्वेश्चन आए हैं तो गिल्टेज मार्केट वर्ड ज्यादा यूज किया गया, इसलिए आपको जाना जाए। पोर्टफोलियो का मतलब समझिए ना, आप कह सकते हो कि डाटा ऑफ अ इन्वेस्टर, द होल डेटा ऑफ इन्वेस्टर, द होल डाटा ऑफ अ इन्वेस्टर। जब भी आप किसी भी स्टॉक शेयर मार्केट में अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो आपकी ना कंपनी क्या करती है, वो ऐप क्या करता है, आपका पूरा डाटा रखता है, जिसमें ये पता चलता है कि इस पर्सन ने कहाँ कहाँ पे पैसे लगाए हैं, क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टर है, क्या ये अच्छे प्रॉफिट करता है या घाटे में रहता है। उस हिसाब से कंपनीज आपके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाती हैं, तो वो पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो हमारा आपका भी हो सकता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है, तो पोर्टफोलियो में वही होता है। तो एक पोर्टफोलियो शेयर मार्केट के कंटेक्ट में क्या होगा, वही होगा कि जिससे पता चले कि ये पर्सन किस तरह का है, क्या पैसे कमाता है, क्या नहीं कमाता है। उसके अलावा मैंने बोला था आपको कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है ये समझिए, कॉल मनी का मतलब समझिए, कॉल मनी जब आप 1 डे के लिए पैसे उधार लेते हो, एक दिन के लिए पैसे उधार लेना ऐसे समझ लो, पैसे उधार लेना, इसका मतलब क्या है भाई, इसके लिए जब आप किसी से एक दिन के लिए पैसा लेते हो तो उसके बदले में कोई सिक्योरिटी या मॉर्टेज आपको नहीं रखना होता कि भाई ये ले लो, इसके बदले पैसा दे दो, मैं बाद में पैसे चुकाऊंगा तो ये सामान लेके जाऊंगा, नहीं। इसे 1 डे का कहते हैं, इसे कॉल मनी कहते हैं। जब इमरजेंसी में, ये इंटर बैंक एक्सचेंज है, ये इंटर बैंक एक्सचेंज है कि भाई बैंक्स के पास ऐसा होता है कि कभी कभी दिक्कत हो जाती है, शॉर्टेज हो जाता है, तो एक दिन के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे से पैसा उधार लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इंटर बैंक एक्सचेंज होता है। इसमें कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ये मैक्सिमम 1 से 14 डेज के लिए होता है, 1 से 14 डेज के लिए होता है। अगर एक दिन का है तो कॉल मनी कहेंगे, लेकिन अगर ये 1 से 14 डेज के बीच में वेरीज कर गया तो इसी को कह देते हैं नोटिस मनी। फिर इसी को क्या कह देते हैं, नोटिस मनी कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, कॉल मनी मतलब 1 डे जिसमें कोई भी मॉर्टेज नहीं रखना है, और अगर आप इससे ज्यादा क्रॉस कर जाते हो तो उसको क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अपने आप में इंटर एक्सचेंज नोटिस मनी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसमें अपने शेयर मार्केट के बारे में काफी कुछ जाना है, बट अभी काफी कुछ बाकी है, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं, इसके अलावा और सारी स्टॉक मार्केट के कुछ कीवर्ड्स आप पढ़ेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, इसको आपने नोट डाउन किया होगा। अगर आपको चीजें सही लगी होंगी तो आप यही सेम चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए, और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको और किन चीजों में दिक्कत आती है, मैं आपको बहुत ज्यादा थॉरली उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना, और मिलते रहे आपसे अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।